हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम के न्यूमेरिकल को। हमने अपने पिछले वीडियो में पिछले के 2 वीडियो में कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा फटाक से हम लोग ओवरव्यू यहाँ पे देखेंगे। होता क्या था स्टूडेंट, एक क्लिपिंग विंडो होता था। मान लिया जाए ये मेरा कोई क्लिपिंग विंडो। अब क्लिपिंग विंडो क्या है स्टूडेंट, हमने आपको बताया था विंडो पोर्ट और व्यू पोर्ट के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सो ये हमारा एक क्लिपिंग विंडो है। अब मान लिया जाए कोई स्क्रीन है, ठीक है, ये एक क्लिपिंग विंडो है। अब कोई लाइन हमारा ऐसे है या ऐसे है, कोई लाइन है, क्योंकि यहाँ पे हम लाइन की बात कर रहे हैं ना कि पॉलीगन की। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे स्टूडेंट। इसके बाद हमें सीखना है, मैं अगर बात करूं तो हमें पढ़ना है सुदरलैंड हॉर्जमैन। तो वो क्या करता है, पॉलीगॉन को क्लिप करता है। तो जब हम लोग लाइन क्लिपिंग को समझ लेंगे देन हम लोग पॉलीगॉन क्लिपिंग को भी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा था कि अगर ये मेरा क्लिपिंग विंडो है, मान लिया जाए अगर हम इस लाइन की बात करें, ये लाइन देखिए, इसे अगर मैं बोलूं P1 और ये P2, ठीक है। तो जब कंप्यूटर इसे प्रोसेसिंग करेगा इंटरनली तो उसे क्या करना पड़ेगा, इतने लाइन को क्लिप कर देना होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्लिपिंग विंडो के बाहर है, सिर्फ यहां से यहां तक ये लाइन मेरा क्या होगा, विजिबल होगा। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन मेरा टोटली विजिबल होगा। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये टोटली इनविजिबल होगा। तो ये कैसे पता चलेगा आखिर कंप्यूटर को कैसे क्लिपिंग परफॉर्म होगा, इसके लिए हमने पढ़ा कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। इसमें हमने क्या देखा था स्टूडेंट, हमने डेरिवेशन कर दिया है, आप पिछले के वीडियो को रेफर कर सकते हैं। हमने यहां से 4 कॉन्सेप्ट को निकाला था, क्या कि अगर ये मेरा क्लिपिंग विंडो है तो क्लिपिंग विंडो जब कोई लाइन है अगर वो लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि अगर मैं P1 और P2 की बात करूं, देखिए अभी जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूं आपके लिए ये लेफ्ट होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपको दिख रहा है पूरा कंप्लीटली। अच्छा, थोड़ा सा कटा हुआ है, 1 मिनट, ठीक है। इसको मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं जरा सा, ठीक है। वैसे आप लोग समझ रहे हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में स्टूडेंट इसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यहां पे हमने 4 कॉन्सेप्ट को देखा था। क्या क्या हमने देखा था कि अगर ये मान लिया जाए कोई हमारा क्लिपिंग विंडो है, तो जब कोई लाइन क्लिपिंग विंडो को इंटरसेक्ट करेगा तो 4 चीजें हो सकती है। या तो जो हमारा लाइन होगा वो लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट करेगा, या तो राइट एज को इंटरसेक्ट करेगा, या टॉप को करेगा, या बॉटम को करेगा। क्या इसके अलावा कोई और चांसेस है, कोई और कंडीशन है कि लाइन इंटरसेक्ट करे? नहीं, इसके अलावा कोई और चांसेस है ही नहीं, क्योंकि जो हमारा क्लिपिंग विंडो है उसके सिर्फ 4 साइड्स हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप बोलिएगा सर ऐसा तो हो सकता है कि ये ऐसे कर दे 2 को, तो भैया ये जब 2 को कर रहा है तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लागू होगा। यहाँ पे देखिए, एक बार लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार टॉप एज को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पहले हम लेफ्ट के लिए निकालेंगे फिर टॉप के लिए निकालेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग समझ गए। तो हमने क्या देखा था, ये 4 चीजें हो सकती है। ये 4 चीजों के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट करता है हमारा लाइन तो क्या होगा, x हमारा XW मिनिमम होगा। अब भैया XW मिनिमम और XW मैक्सिमम क्या है, YW मिनिमम YW मैक्सिमम क्या है, तो हमने आपको बता रखा है। क्या बता रखा है कि अगर ये हमारा क्लिपिंग विंडो है तो चलिए मैं इसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट मान लेता हूं। ये है हमारा कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट कहां से स्टार्ट होता है, ऑरिजिन से। ये हुआ हमारा 0। तो देखिए, जो आपका क्लिपिंग विंडो है, आपका क्लिपिंग विंडो कौन है, ये है आपका क्लिपिंग विंडो। तो ये जो इसका पॉइंट होगा ये क्या कहलाता था स्टूडेंट, XW मिनिमम। क्या कहलाता था, XW मिनिमम। क्यों? क्योंकि जो क्लिपिंग विंडो है उसका मिनिमम X इस पॉइंट पे है। क्या इस पॉइंट से और इधर इसका X हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसी प्रकार हम XW मैक्सिमम की बात करें तो ये जो पॉइंट होगा क्लिपिंग विंडो का, ये क्या होगा, XW मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद क्लिपिंग विंडो का कोई X में कोऑर्डिनेट नहीं है। इसी प्रकार हम YW मिनिमम और YW मैक्सिमम को लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। ये हुआ। तो हमने देखा था कि यदि कोई लाइन लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट करता है, अभी जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूं उस पोजीशन के हिसाब से ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है, ये टॉप है और ये बॉटम है। और अगर आप भी वीडियो को सीधा देख रहे होंगे तो आपके लिए ये लेफ्ट होगा, वो राइट, ये टॉप, ये बॉटम। नहीं है तो मान लीजिए। चलिए, तो हमने देखा कि अगर कोई लाइन हमारा क्लिपिंग विंडो के लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट करता है तब क्या होगा, देखिए यहां पे क्या होगा, जब ये इसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ये हमें फाइंड आउट करना होता है। क्यों फाइंड आउट करना होता है,
जब हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे तो इतने जो लाइन है, इतने लाइन का जो साइज है उसे हम क्लिप कर देंगे और ये वाले लाइन को हम विजिबल करवा देंगे, है ना। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। मतलब क्या, अगर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूं, इसीलिए मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं टोटल कॉन्सेप्ट दोनों वीडियो का, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए मैं इस छोटे से लाइन की बात करूं, तो ये क्या है आपका P1 है और ये क्या है आपका P2 है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। क्यों, जब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, जैसे मान लिया जाए हम इसे इस P1 डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये P1 डैश के x और y कोऑर्डिनेट मालूम करने होंगे, तब हम क्या करेंगे, P1 और P1 डैश को क्लिप कर देंगे और ये वाला पार्ट हमारा लाइन का क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। यही है लाइन क्लिपिंग, लाइन को क्लिप कर देना, लाइन क्लिपिंग है। और जो कोहेन सुदरलैंड ने इस एल्गोरिथम को दिया था, इसलिए कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है। एकदम सिंपल सी बात है। चलिए बहुत अच्छा, तो हम इस P1 के जो P1 डैश का जो कोऑर्डिनेट है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या डिराइव किया था कि अगर लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट करेगा, चार चीजें हमने बताई, या तो लेफ्ट को, या राइट, या टॉप, या बॉटम। अब अगर लेफ्ट को इंटरसेक्ट करता है तब क्या होगा, तो x इसका XW मिनिमम होगा। अब कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे, अगर ये इस लाइन पे ध्यान दीजिए, P1 और P2 जो आपका लाइन है, फिर से कह रहा हूं, मुझे मत देखिए, बोर्ड को देखिए। P1 और P2 इस लाइन पे ध्यान दीजिए, ये क्या कर रहा है, क्लिपिंग विंडो के लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। जब लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हमें इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में वैल्यूज को निकालना है। तो बताइए इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, हमें पहले से पता है XW मिनिमम। ध्यान से देखिए, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फिर से बता रहा हूं मैं, ये XW मिनिमम कैसे हुआ, ये मालूम चल गया। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ अगर हम इस पॉइंट की बात करें, तो इसका x कोऑर्डिनेट में वैल्यू क्या है, XW मिनिमम है। और इस लाइन पे, इस पूरे लाइन को आप इनफाइनाइट बढ़ाते चल जाइए, किसी भी पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, XW मिनिमम होगी। कैसे सर, अगर मान लिया जाए ये कोऑर्डिनेट है 1 है 2 है 3 है, मैं ऐसे एक लाइन खींच दूं, तो इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। जस्ट इसी प्रकार, चूंकि आपका ये XW मिनिमम है, तो इस लाइन पे स्टूडेंट x की कहीं पे भी वैल्यू क्या होगी, XW मिनिमम। सो हमने क्या लिखा, अगर इंटरसेक्ट करता है लेफ्ट एज को, तो x का वैल्यू क्या होगा, XW मिनिमम होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब हमने y का हमें क्या करना था, निकालना था, y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। हमने डेरिवेशन कर दिया, छोटा सा डेरिवेशन था, ये फॉर्मूला निकल के आया था आपका, ठीक है। इसी प्रकार हम अगर राइट एज की बात करें, यानी कि जो हमारा लाइन है वो क्या कर रहा है, वो राइट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है, P1 P2 इसे मान लेते हैं हम लोग। तो हमें इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालना था। तो अगर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की हम बात करें, तो इसका x वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज XW मैक्सिमम होगा, है ना। तो हमने क्या लिखा कि अगर राइट एज को इंटरसेक्ट करता है, तो x का वैल्यू क्या होगा, XW मैक्सिमम। कोई दिक्कत नहीं। नाउ y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू में निकालना है, y का वैल्यू चेंज हो रहा है ना। तो y के वैल्यू को हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल लिया था, ठीक है। हमने डेरिवेशन करा दिया स्टूडेंट, हम जस्ट एक ओवरव्यू क्विक दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या था कि हमारे जो क्लिपिंग विंडो है, लाइन क्या कर सकता है, उसके टॉप एज को इंटरसेक्ट कर देता है। नाउ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो हमारा लाइन है वो क्लिपिंग विंडो के टॉप एज को इंटरसेक्ट कर रहा है, तब क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया हमारा। अगर मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू वेरी करेगा, है ना। x का वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा। लेकिन y का वैल्यू बताइए, y का वैल्यू कभी वेरी करेगा, नहीं वेरी करेगा। सर आप करें x का वैल्यू कैसे, x का वैल्यू वेरी करेगा, x का वैल्यू तो सर इस पॉइंट के लिए सेम है, बिल्कुल इस पॉइंट के लिए सेम है। मैं क्लिपिंग विंडो के एज की बात कर रहा हूं। यहाँ पे क्या बात हो रही है, थोड़ा सा स्थिर हो जाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो सांस लीजिए, फिर से समझिए। चलिए, इंटरसेक्ट्स द राइट एज, मैं यहाँ पे एज की बात कर रहा हूं कि अगर कोई हमारा जो लाइन है वो क्लिपिंग विंडो के राइट एज को इंटरसेक्ट करता है। मैं इस पूरे एज की बात कर रहा हूं, ये क्लिपिंग विंडो का राइट एज है। तो यहां से यहां तक क्या x चेंज हो रहा है, बिल्कुल x वेरी कर रहा है, x पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है।
तो यहाँ पे एक समय फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस एज की बात करें स्टूडेंट, ये जो हमारा टॉप एज है क्लिपिंग विंडो का, मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर मैं इस क्लिपिंग विंडो के टॉप एज की बात करूं तो यहाँ पे y का वैल्यू ऑलवेज YW मैक्सिमम होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो हमने लिखा कि अगर टॉप एज को इंटरसेक्ट करेगा तो y का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? YW मैक्सिमम होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें x के वैल्यू को यहां फाइंड आउट करना पड़ेगा। x के वैल्यू को हमने डेरिवेट कर दिया, इस प्रकार से आपका वैल्यू निकल के आया। ठीक है, नाउ हमारे पास लास्ट क्या बचा कि अगर बॉटम को इंटरसेक्ट करे तब क्या होगा। अगर ये बॉटम को इंटरसेक्ट करा तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका कुछ ये होगा। नाउ यहाँ पे सेम कंडीशन की x क्या होगा, ये एज की अगर हम बात करें तो x चेंज हो रहा है, लेकिन क्या y चेंज हो रहा है? नो। इस लाइन पे y ऑलवेज YW मिनिमम होगा। तो हमने लिखा क्या कि अगर बॉटम एज को इंटरसेक्ट करे तो y ऑलवेज YW मिनिमम होगा, और x के वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले से डेरिवेट कर लिया स्टूडेंट। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आई होप इस क्विक ओवरव्यू से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो न्यूमेरिकल में हमने बोला आपको क्या गिवन रहेगा, आपको क्लिपिंग विंडो पहले से दिया हुआ होगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्लिपिंग विंडो का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो गिवन होंगे, आइदर डायरेक्टली दिया हो या इनडायरेक्टली दिया हो, घुमा फिरा के, लेकिन आपको दिया हुआ होगा। और आपको लाइन का स्टूडेंट क्या दिया हुआ होगा? लाइन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताना होगा इंटरसेक्शन पॉइंट्स। चलिए तो हम लोग न्यूमेरिकल को लिखते हैं और उसके बाद समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इससे क्या हो गया। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। क्वेश्चन, हाँ ये सही है। ठीक, आपको क्लिपिंग विंडो दिया होगा। ठीक है, क्लिपिंग विंडो, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, आइदर डायरेक्टली दे सकता है चारों कोऑर्डिनेट्स, या इनडायरेक्टली कैसे दे सकता है। देखिए इस प्रकार से लिखा हो सकता है कि जो लोअर लेफ्ट है आपका, लोअर लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स वो है 2, -2। एकदम ध्यान से देखना है स्टूडेंट, अगर समझ लिए इसे, मैंने आपको बोल दिया था और मैं सिलेबस के एंड में भी आपको बता दूंगा कि ये सारे जो एल्गोरिथ्म है डायरेक्टली 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, आइदर इसके न्यूमेरिकल हो या आइदर इसको डेरिवेट करके आपको शो करना हो, रिप्रेजेंट करना हो। डायरेक्टली 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और इसी सारे एल्गोरिथ्म से आपके 3-4 6 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व होने कंफर्म है। 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, हर एक में अथवा रहता है, और 2-3 में यही एल्गोरिथ्म पूछ दिया जाता है। यही कंप्यूटर ग्राफिक्स का मेन जो रूट बोला जाता है। आपका 3-4 एल्गोरिथ्म हो गया, डीडीए हो गया है ना, डीडीए का हमने लाइन पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया, देन सुदरलैंड, कोहेन सुदरलैंड आपका हो गया। ठीक है, हमने कर्व पढ़े, कर्व में जो होता है बेजियर कर्व वो पूछ दिया जाता है, हमने पढ़ा है हमने, आपको याद है ना। देन कोहेन सुदरलैंड हो गया, सुदरलैंड हॉर्ट्जमैन हो गया। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग बात कर रहे थे इसके क्लिपिंग विंडो में आपको लोअर लेफ्ट दिया हुआ है क्या, 2, और साथ में क्या दिया हुआ है, अपर राइट, साथ में दिया हुआ है आपको अपर राइट 5, 3, ये हो गया। और आपको क्या दिया हुआ होगा, और आपको दिया हुआ होगा लाइन के पॉइंट्स। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ होगा, लाइन के पॉइंट्स दिए हुए होंगे, लाइन के पॉइंट्स। और लाइन के पॉइंट्स हम ले लेते हैं 0, 0 और 4। ठीक है, 0, 0 एंड 4, 2। इस प्रकार से स्टूडेंट आपका क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन में फाइंड क्या करने बोलेगा, इसे थोड़ा सा रिमूव किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करने बोलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने बोलेगा, क्योंकि वही कंप्यूटर को चाहिए। जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया तो उसके बाद तो कोई मसला ही नहीं है। आपको क्या करना है, जो क्लिपिंग विंडो की तरफ है उसको कंप्यूटर क्या करेगा, उसको विजुअल कर देगा, और इस साइड वाले को क्लिप कर देगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से गिवन होगा स्टूडेंट, आइदर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें चारों कोऑर्डिनेट्स एकदम आराम से दे दिए हो, या कुछ इस प्रकार से घुमा फिरा के पूछा गया हो, इसलिए हमने इस प्रकार का टेढ़ा क्वेश्चन ले लिया है ना। लाइन के पॉइंट्स आपको दिए होंगे, यानी कि जो भी लाइन होता है, आपको पता है लाइन क्या होता है, उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स को, 2 कोऑर्डिनेट्स को ऐसे मिलाने पे लाइन का फॉर्मेशन होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपको लाइन के गिवन हो गया। अब आपको बताना है कि ये जो लाइन है, जहां पे जिस एज पे कट कर रहा है उसका
इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, आगे बात समझ में। तो हम लोग इसे अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीटली लिख लेता हूं मैं कि क्या लिखा जाए, हाँ फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख देते हैं सीधा, फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हाँ, इसे काफी अच्छे तरीके से सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। आवाज आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। इसे थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं हम, क्योंकि देखिए जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए स्टूडेंट, आप एग्जाम में भी क्या कीजिए, फटाक से आपको कोऑर्डिनेट बना लेना है। और जब भी पूछे जाएंगे तो ज्यादा आपको बड़ा ऐसा नहीं है कि आपको दे दिया है 50 और उसके बाद 100, इस प्रकार का भी अगर हो, मान लिया जाए 20 25 है तो आप 5 के ले सकते हैं। जैसे कि आपने क्या क्या कोऑर्डिनेट बनाया, 5 10 15 20 ऐसे करके ले लिया, तो इससे काफी ज्यादा आसानी हो जाता है आपको समझने में। तो चलिए यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट हम बना लेते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, जहां तक दिख रहा है आपको, थोड़ा सा कट गया, कोई बात नहीं है, हो जाएगा क्या? हाँ, हो तो जाना चाहिए। चलिए, ये हो गया आपका 0, ठीक है। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 and 7. This is -1 -2 -3 and -4. Okay, and this is -1 -2. This is 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8 so on. This is y, this is x. ये दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है, चलिए कोई परेशानी नहीं है। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिपिंग विंडो का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सबसे पहला स्टेप आपको क्लिपिंग विंडो बना लेना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको ये क्लिपिंग विंडो को कोऑर्डिनेट पे बना लेना है एकदम। जब आप देखिए ऐसे ही डायरेक्ट बनाइएगा, हवा में अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपसे गलत होने का 99% चांस है कि आप गलती कर बैठिएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से बनाते हैं स्टूडेंट, और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में तो पूछा नहीं जाएगा, जो आपको हवा में चीजें बनानी है, ठीक है, और ऐसे बनाइएगा तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स भी दे देगा और फुल मार्क्स बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्लिपिंग विंडो बना लेते हैं स्टूडेंट। क्लिपिंग विंडो का जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, देखिए किस तरीके से दिया हुआ है, लिखा हुआ है लोअर लेफ्ट 2, -2, ठीक है। तो अगर हम लोअर लेफ्ट की बात करें, अच्छा ब्लैक, 1 मिनट, लोअर लेफ्ट, चलिए लोअर लेफ्ट दिया हुआ है 2, -2, यानी कि अगर जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूं, टॉप ये है मेरे लिए, बॉटम ये है, और ये क्या है, लेफ्ट हो गया, और ये राइट हो गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, लोअर लेफ्ट, यानी कि लोअर का मतलब ये लोअर में बोला है तो इसे लोअर बोल लेते हैं, अपर बोल लेते हैं, कुछ इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ये कह रहा है लोअर लेफ्ट, यानी कि लोअर भी और लोअर में लेफ्ट, यानी कि जब हमारा क्लिपिंग विंडो होगा तो कोई ऐसे होगा तो लोअर हो और लेफ्ट हो, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2, -2। तो चलिए 2 ले लेते हैं, 2 यहां है हमारा x में, और -2 कुछ ये है, क्या आपको दिख रहा है, 2, -2, ये हो गया हमारा। नाउ अपर राइट 5, 3। अब देखिए ये हमारा अपर है और ये हमारा राइट है, तो ये कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है क्या, 5, 3। तो x में 5 और y में 3, कुछ आपका ये हो गया, ठीक है। अब चलिए इस पॉइंट्स को मिलाकर आप क्लिपिंग विंडो बना सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। आपको पता चल गया ये क्या है, ये है आपका 2, -2, और ये है आपका 5, 3। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से -2 तक ले आइए, इसको कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और इसको आप 3 तक लेके चलिए, इसको आप 3 तक लेके चलिए, और इसको फिर 5 तक। तो ये आपका क्या बना स्टूडेंट, क्लिपिंग विंडो बना। काफी छोटा बना है, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा स्टूडेंट क्लिपिंग विंडो यहाँ पे बन चुका है। नाउ अब क्या कर रहा है, लाइन के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइन के पॉइंट्स, फर्स्ट है आपका 0 0, तो लाइन को हम मान लेते हैं P1 और P2, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो P1 P2 मान लेते हैं, तो 0 0 और 4 2 दिया हुआ है, तो ये है हमारा क्या, 0 0, दैट इज ये हो गया हमारा P1,
और क्या दिया हुआ है 4 और 2 दिया हुआ है, तो x में 4 और y में 2, यानी कि कुछ कुछ ये है ना। तो ये हो गया हमारा लाइन, कोई दिक्कत? ये हो गया P1, ये हो गया P2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो कहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए समझ में आ रही, दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा छोटा हो गया क्या? नहीं देख सकते हैं आप लोग? चलिए ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये P1 है और ये P2 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहां पे बेसिकली करना क्या है ये समझिए। आपको P1 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको P2 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और आप देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि ये जो है क्लिपिंग विंडो के लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं? बोलिए, कर रहा है या नहीं? हाँ कर रहा है। किसके एज को? क्लिपिंग विंडो के। कौन से एज को? लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? ये है। और हमें इसके x और y कोऑर्डिनेट के वैल्यू निकालने हैं। तो थोड़ा सा चलिए हम लोग दिमाग लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या होता है, ये होता है एक्स डब्ल्यू, क्या बोलते हैं इसको? मिनिमम। ये क्या होता है? एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम, है ना। और ये क्या होता है? ये होता है आपका वाई डब्ल्यू मिनिमम, और ये क्या होता है आपका? वाई डब्ल्यू मैक्सिमम, है ना। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, चलिए हम लोग उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो P1 का दिया हुआ है क्या? यहां पे देखिए लिख रहा हूं मैं। P1 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0,0। P2 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, क्या है ये? 4 और 2, 4,2। ठीक है। नाउ हमें क्लिपिंग विंडो के लोअर लेफ्ट और अपर राइट वैल्यूज दिए हुए, तो इससे हमने एक्स डब्ल्यू मीन, एक्स डब्ल्यू मैक्स और वाई डब्ल्यू मीन, वाई डब्ल्यू मैक्स को निकाल लिया। तो बताइए क्या क्या हुआ? एक्स डब्ल्यू मीन क्या हुआ आपका? एक्स डब्ल्यू मीन हो गया 2 और एक्स डब्ल्यू मैक्स ये क्या हुआ? यानी क्लिपिंग विंडो का मैक्सिमम एक्स वैल्यू क्या है? 5। देन वाई डब्ल्यू मीन, वाई डब्ल्यू मीन क्या है बताइए? वाई डब्ल्यू मीन है आपका -2 एंड वाई डब्ल्यू मैक्स, यानी कि क्लिपिंग विंडो का मैक्सिमम वाई में वैल्यू क्या है? 3। इतने वैल्यूज हमें दिए हुए हैं, या बोला जाए तो हमने कंसीडर कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ा जाए। अब कुछ करना ही नहीं है, यहां तक अगर आप कर लिए तो इसके बाद तो सब सोढ़ा है, कुछ करना ही नहीं है, सारा चीज है। फॉर्मूला पे इसको रख देना है, आंसर आपके हाथ में है। कैसे हाथ में है सर? ये देखिए मेरे हाथ में आंसर है। ठीक है। चलिए तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट। इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को निकालना है। तो हम कहते हैं एक्स को निकालना ही नहीं है। क्यों नहीं निकालना है? हमें पता है भैया। और पता है क्या? हमें दिख रहा है कि जब लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक्स का वैल्यू तो हमेशा एक्स डब्ल्यू मिनिमम ही होगा। आप क्लिपिंग विंडो के लेफ्ट एज जो है, क्लिपिंग विंडो के लेफ्ट एज पे किसी भी पॉइंट को आप ले लीजिए, एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? एक्स डब्ल्यू मिनिमम। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या? इसे P1 डैश मान ले, इसे P1 डैश मान लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। फॉर इंटरसेक्टिंग, सारा इंक खत्म हो गया। फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट P1 डैश, P1 डैश के लिए अगर हम x की वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? एक्स डब्ल्यू मिनिमम। और विश्वास नहीं हो रहा है तो इधर फॉर्मूला देख लीजिए कि अगर यहां पे आपको ऐसे लिख देना है कि P1 डैश क्या कर रहा है ना, एक लाइन अगर ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग एग्जाम में, तो थोड़ा सा एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि P1 डैश क्या कर रहा है। या इस प्रकार से बोल सकते हैं कि P1 P2 intersects the left edge of the clipping window। इस प्रकार से लिख दीजिएगा ना, तो थोड़ा एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, चेक करने में उसको मजा आएगा। क्लिपिंग विंडो यानी कि P1 P2 क्या कर रहा है स्टूडेंट? P1 P2
क्लिपिंग विंडो के लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ आपको लिख लेना है फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट P1 डैश, P1 डैश हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लिया और उसका x वैल्यू की बात करें तो हमें पता है कि जब लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट करता है तो x की वैल्यू ऑलवेज, ये देखिए x की वैल्यू ऑलवेज xw मिनिमम, सो x की वैल्यू ऑलवेज xw मिनिमम। कैसे हुआ हमें दिख भी रहा है, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। तो xw मिनिमम क्या है हमें पता है 2, तो x की वैल्यू निकल गई 2। चलिए नाउ y की वैल्यू y का वैल्यू निकालना है, y कोऑर्डिनेट इसका पता करना है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलिए y कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। y कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, m इंटू xw मिनिमम माइनस x1 प्लस y1, है या नहीं। देखिए यहाँ पे कहां ध्यान है आपका, इधर देखिए, अगर लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट करता है तो y प्लस m इंटू xw मिनिमम माइनस x1 प्लस y1। चलिए तो यहां हम लिख देते हैं m इंटू xw मिनिमम माइनस x1 प्लस y1, ठीक है। चलिए तो इस फॉर्मूला पे रख करके आप क्या कर सकते हैं, आराम से y के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो वीडियो को कीजिए पॉज और निकालिए y के वैल्यू को, सारे लोग निकालिए, हम इस वीडियो में बताने वाले, लेकिन पहले अपने से आप लोग निकालिए। जल्दी वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को निकालिए। चलिए आई होप आप लोग सारे अपने से कोशिश जरूर किए होंगे, और कोशिश करना बहुत जरूरी है, ठीक है, यही कोशिश आपको याद रहेगा। तो चलिए सबसे पहले तो आपको एम है। अब एम क्या होता है, हमने लाइन के बेसिक्स में पढ़ा था और आपने 9 क्लास में पढ़ा था कि एम क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन होता है। और स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है हमारा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बताइए स्लोप नहीं निकाल लीजिएगा आप लोग, m इक्वल्स क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 डेट इज 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 डेट इज 4, 2 डिवाइडेड बाय 4 डेट इज 1/2। स्लोप क्या आ गया स्टूडेंट, स्लोप आ गया आपका 1/2। तो यहां पे सीधा हम 1/2 पुट कर दें, कोई समस्या किसी को, कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं। चलिए XW मिनिमम, तो XW मिनिमम हमें पता है 2, वहां पे देखिए हम लोग निकाल चुके हैं XW मिनिमम 2, तो यहां लिख दिए 2 माइनस। अब बारी आती है x1 और y1 की। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पे x1 और y1 में हम किसके कोऑर्डिनेट्स लें, P1 के लें या P2 के लें। तो यहां पे ध्यान रखना है स्टूडेंट, VVI इस पे आप 3 4 5 स्टार देके लिख लीजिए इस प्रकार से कि कैसे लिखिएगा, ऐसे लिख लीजिए कुछ कि here we can use the coordinates of either P1 और P2, यानी कि आप यहां x1 और y1 पे आइदर P1 के xy कोऑर्डिनेट्स लें या P2 के xy कोऑर्डिनेट्स लें, द रिजल्ट विल बी सेम। रिजल्ट आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब कैसे सेम रहेगा, तो आप सारे लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे जब आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बिहार बोर्ड वालों ने पढ़ा होगा नियामक ज्यामिति। तो उसमें ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था कि जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं तो हम किसी भी, जो कि हमारा इस लाइन पे 2 पॉइंट्स है, उस दोनों पॉइंट्स को ले सकते हैं, है ना। हमने स्लोप निकालने के लिए भी क्या देखा है कि अगर ये लाइन है तो किसी भी 2 पॉइंट्स को हम लोग लेकर के स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप हमारा सेम आता है। ठीक यही एप्लीकेबल होता है इसमें। अब सर हम नहीं मानते हैं, तो चलिए आपको हम मनवा देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम एक बार xy लेंगे, P1 के xy को लेंगे और एक बार P2 के xy को लेंगे, देखेंगे रिजल्ट हमारा सेम आएगा, एकदम सेम आएगा। देखिए इस बार हम x1 और y1 में क्या करेंगे ना, P1 के xy कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। P1 का x क्या, बोलिए 0, P1 का y क्या, बोलिए 0। चलिए तो यहाँ पे x1 की जगह लिख दिए 0 प्लस y1 की जगह लिख दिए 0। कितना आया, 1/2 इंटू 2 खत्म, कितना हुआ 1, यानी कि y कितना आया, 1 आया। अब बोलिए सर हम ये तो निकाले P1 के लिए, आप P2 के लिए निकाल के दिखाइए, तो आंसर आपका फिर भी 1 आएगा। देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए m की जगह क्या रहेगा आपका 1/2 रहेगा, XW मिनिमम की जगह तो 2 रहेगा, माइनस अब x1 और y1 है, तो अब हम P2 के हिसाब से निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो बताइए P2 का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 और 2, यानी कि x1 में हम लोग क्या लिखेंगे 4 और y1 में क्या लिखेंगे 2। एकदम रिजल्ट आपका सेम आएगा 1/2, ये 2 - 4 हो गया आपका -2 + 2, तो ये खत्म हो गया -1 + 2 डेट इज 1।
क्या रिजल्ट सेम आया? बिल्कुल सेम आया। इसका मतलब क्या, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट्स है, इस लाइन पे अगर हमें ये पॉइंट्स भी मालूम है तो हम इसको कंसीडर करके भी अगर निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट तो सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप हमारा हमेशा लाइन का, एक लाइन का सेम रहता है, आप कहीं भी इनफाइनाइट उसको बढ़ा दीजिए। तो हमें बस यही निकालना था इंटरसेक्शन पॉइंट। आप आइदर दोनों में से कोई निकाल सकते हैं, यहां थोड़ा प्रॉपर मैनर से लिख लीजिएगा आप लोग, और लिख सकते हैं आप लोग कि ये हमने P1 को कंसीडर करके निकाला है और ये P2 को कंसीडर करके निकाला है। हम थोड़ा सा इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल को सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे इस प्रकार से, हाँ, कि जैसे ये मान लिया जाए दो लाइन को कट कर रहा है, तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा। तो उस केस को हम लोग इसके बाद सॉल्व करते हैं, घबराना नहीं है आपको। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में क्या, ये दिख रहा है आपको नीचे तक, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे चलिए आप लोग आंसर लिख सकते हैं, अपने से लिख लीजिए क्या, कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, लिख दूं मैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या लिया था हमने, इंटरसेक्शन पॉइंट P1 डैश। चलिए, तो P1 डैश का जो x आया वो क्या आया, x तो हमें पता था 2, तो x हो गया 2, और y क्या आया 1। तो ये हमें निकालना था फाइनली, ये जो आपका निकला P1 डैश 2 और 1, दिख रहा है आपको, 2 और 1 बिल्कुल दिख रहा है, ये निकालना था। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर हम इसकी बात करें तो ये P1 डैश देखिए, इसका x वैल्यू क्या है 2, और अगर y की बात करें तो y इसका क्या है 1, निकल गया। तो अब जब ये निकल गया तो कंप्यूटर क्या करेगा हमारा, इस लाइन को क्लिप कर देगा, यहां तक क्या करेगा, इसे P1 टू P1 डैश, ठीक है, यहां क्या होगा P1 टू P1 डैश, क्लिपिंग हो जाएगा, है ना, क्लिपिंग, क्लिपिंग परफॉर्म हो जाएगा। और P1 डैश से जो P2 वाला हिस्सा होगा, P1 डैश से जो P2 वाला हिस्सा होगा, ये क्या होगा, विजिबल होगा। आगे बात समझ में, ये लाइन आपका सिर्फ विजुअल होगा, यानी ये हट जाएगा। ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम का यूज करके किस प्रकार से लाइन को क्लिप किया जाता है। समझ गए आप लोग, हमने आपको डेरिवेशन भी बता दिया, न्यूमेरिकल भी बता दिया, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट। और इसके बाद हम लोग एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और कॉम्प्लेक्स क्या, जस्ट हम लोग दूसरे एज को भी कट करवा देंगे, और क्या इसी को आगे बढ़ा देंगे तो ये नहीं कट कर देगा दूसरा एज को, तो उसके लिए भी निकाल लेंगे। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी से, एकदम फटाक से नोट कीजिए। तो स्टूडेंट नोट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने पिछला वाला न्यूमेरिकल। आइए इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन कर क्या रहा है, कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी इसका मतलब क्या, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने को कहा जा रहा है। इफ द लोअर लेफ्ट एंड अपर राइट कोऑर्डिनेट ऑफ क्लिपिंग विंडो इज 2, 1 एंड 7, 5 रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमें क्लिपिंग विंडो के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, और ये हमेशा क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। The coordinate of 2 points which intersects the clipping window are 1, 3 and 5, 6, यानी कि वो लाइन जो कि क्लिपिंग विंडो को इंटरसेक्ट्स कर रहा है, उसके जो 2 पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए 1, 3 एंड 5, 6। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कुछ इस प्रकार के स्टूडेंट पूछे जाते हैं। ये है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, और ऐसा क्वेश्चन पढ़ के एकदम बच्चे सीधा अथवा में जो है उसको बनाओ ऐसा करने लगते हैं। तो ऐसा आपको करना ही नहीं है, इसमें आपको मैक्सिमम 2 मिनट देना है, ठीक है। अभी तो हम आपका 20 मिनट ले लेंगे, ठीक है, मतलब आपको एग्जाम में मैक्सिमम 2 मिनट देना है, और आपसे ये वाला न्यूमेरिकल एकदम प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑलवेज जब भी एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल के आंसर्स को करेक्टली बना देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलता है, एक भी मार्क्स की कटौती उसमें नहीं की जाती है। ये होता है न्यूमेरिकल बनाने का फायदा। तो हम लोग चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एज ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। तो चलिए ये है हमारा, इस बार कुछ बड़ा बनाएंगे ताकि आपको दिखे, ठीक है, यहां तक दिखेगा आपको, ये x थोड़ा सा कट गया, चलिए आप समझ पा रहे हैं कि ये x है, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा कि ये क्या है, x है। चलिए इसे हम लोग ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है, ये हो गया आपका 0। एंड देन क्या है, अच्छा अभी छोड़िए, इससे पहले कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। 1 हो गया 2,
3 4 5 6 7 एंड ये 8, ये हो गया आपका y, ये हो गया 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नाउ सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि क्लिपिंग विंडो को हमें क्या कर लेना है, रिप्रेजेंट कर लेना है। तो चलिए, क्लिपिंग विंडो का क्या दिया हुआ है, लोअर लेफ्ट टू 1। अब लोअर लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, ये है लोअर, ये है अपर, ये है लेफ्ट, ये है राइट, ठीक है, ये है लेफ्ट, ये है लोअर। चलिए, तो कह रहा है लोअर लेफ्ट, यानी कि लोअर और लेफ्ट कुछ ये वाला पॉइंट, अगर ये हमारा क्लिपिंग विंडो है तो कुछ ये वाला पॉइंट्स क्या है हमें दिया हुआ है लोअर लेफ्ट। तो लोअर लेफ्ट क्या दिया हुआ है, 2,1, तो 2 और 1, यानी ये हुआ हमारा लोअर लेफ्ट कॉर्नर। बहुत बढ़िया। एंड अपर राइट दिया हुआ है 7,5। अब अपर राइट का मतलब क्या, ये है अपर और ये है राइट, यानी ये है अपर और ये है राइट, यानी ये वाला कुछ पॉइंट हमें दिया हुआ है। तो अपर राइट है 7,5, दिस इज 7 इन x। एंड अगर हम लोग यहां से 5 स्टेप y की तरफ चले तो कुछ कुछ हम लोग यहां पे पहुंच जाएंगे। तो इसका, इस दो पॉइंट्स का यूज करके स्टूडेंट, दो कोऑर्डिनेट्स का यूज करके आप क्लिपिंग विंडो को आराम से ड्रॉ इजिली कर सकते हैं, है ना। चलिए, ये 5 तक जाएगा और ये फिर कहां तक जाएगा, 7 तक जाएगा, है ना। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नाउ ये आपका क्लिपिंग विंडो स्टूडेंट बन चुका है। जब क्लिपिंग विंडो बन चुका है तो यहां से पहले छोड़िए, क्लिपिंग विंडो बन गया। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स व्हिच इंटरसेक्ट्स द क्लिपिंग विंडो, यानी कि जो लाइन क्लिपिंग विंडो को इंटरसेक्ट कर रहा है उसके 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, क्या क्या, 1,3 एंड 5,6। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1,3 को ले लेते हैं। सो दिस इज 1 इन x, और अगर हम लोग 3 स्टेप y में चले तो ये हो गया हमारा 1,3 एंड 5,6। सो x में हमें 5 स्टेप चलना है और y में हमें चलना है 6 स्टेप, यानी कि आपका कुछ कुछ यहां पे आपका 5,6 लाई करने वाला है। तो अगर आप स्टूडेंट इसे कुछ ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम मान लेते हैं P1 और इसे मान लेते हैं P2। ये आपका लाइन है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये क्या है, आपका लाइन है जो कि क्लिपिंग विंडो को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लिपिंग विंडो के एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां पे क्वेश्चन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए कर रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। एक तो जो लाइन है वो क्लिपिंग विंडो के लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, वही लाइन फिर आगे जब जा रहा है तो टॉप एज को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, सही है। तो लेफ्ट को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, टॉप को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होंगे, तब ना कंप्यूटर क्या करेगा कि इस पार्ट को भी क्लिप कर देगा और इस पार्ट को भी क्लिप कर देगा, ये वाला पार्ट हमें विजिबल होगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बोलिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हुआ क्वेश्चन के बाद आपको ये बना लेना है, इसमें आपको इतना टाइम नहीं देना है, आप तो तुरंत 10 सेकंड में बना लीजिएगा इसे। चलिए, नाउ हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना है, तो यहां से इस फिगर से हम लोग कुछ कुछ चीजों को लिख सकते हैं। क्या, अगर हम बोले तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये है एक्स डब्ल्यू मिनिमम और ये है हमारा एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम। ठीक इसी तरह ये हमारा क्या है, ये है वाई डब्ल्यू मिनिमम और ये हमारा क्या है, वाई डब्ल्यू मैक्सिमम। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हाँ हमें 4 चीजें मिल गई। एक्स डब्ल्यू मिनिमम इक्वल्स, एक्स डब्ल्यू मिनिमम है 2 और एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम क्या है, एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम इक्वल्स है 7। नाउ इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो वाई डब्ल्यू मिनिमम है, वाई डब्ल्यू मिनिमम क्या है, अगर आप देखें तो 1, और वाई डब्ल्यू मैक्सिमम की अगर आप बात करें तो वाई डब्ल्यू मैक्सिमम क्या है आपका 5। ये चीजें यहां से आ गई। नाउ हमें क्या दिया हुआ है, P1 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ये आपको नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं P1 के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। क्या, P1 के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखें तो 1,3, हमने इसे P1 कंसीडर कर लिया, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। P2 के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए सेकंड पॉइंट के 5,6। चलिए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इतने चीज हमें गिवन है, या बोला जाए तो हमने इसे निकाल लिया है।
नाउ अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो पॉइंट का कुछ हम लोग नेम कंसीडर कर लेंगे, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं इसे P1 डैश और इसे P2 डैश कंसीडर कर लेता हूं, कहीं कोई समस्या, तकलीफ, दुख, दर्द नहीं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे ध्यान दीजिए, हमने इसके पिछले वाले न्यूमेरिकल में क्या देखा था कि जो लाइन था वो क्लिपिंग विंडो के सिर्फ एक एज को इंटरसेक्ट कर रहा था, है ना, उसमें लेफ्ट को गया था। यहां पे क्या कर रहा है, यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए सारे, यहां पे क्या कर रहा है कि लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ जब फर्दर ये आगे बढ़ रहा है तो टॉप एज को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी हमें इस वाले पार्ट को भी क्या करना पड़ेगा, क्लिप करना पड़ेगा, और इस वाले पार्ट को भी क्लिप करना पड़ेगा, और ये मेनली हमारा क्या होगा, विजिबल होगा। तो इसके लिए क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, हमें P1 डैश को भी निकालना पड़ेगा, यानी P1 डैश के कोऑर्डिनेट्स और P2 डैश के कोऑर्डिनेट्स। तो बस इसके बाद कुछ नहीं है, आपको जस्ट फॉर्मूला में पुट कर देना है, आपके मुट्ठी में आंसर है। अब कैसे मुट्ठी में आंसर है, देखिए यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने मान लिया क्या, हम सबसे पहले P1 डैश को निकालते हैं, ठीक है। सो यहां पे आप लिखिए 4 लेफ्ट एज क्या लिखा जाए, यहां पे जो P1 P2 है, P1 P2 ये आपका लाइन है, इंटरसेक्ट्स द लेफ्ट एज ऑफ क्लिपिंग विंडो एट पॉइंट हमने मान लिया क्या, P1 डैश। नाउ हमें P1 डैश के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को निकालना है। तो अगर हम P1 डैश के रिस्पेक्ट में बात करें तो x ऑलवेज क्या होगा बताइए, P1 डैश लेफ्ट एज, यानी कि क्लिपिंग विंडो का जो लेफ्ट एज है, यहां पे x की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, XW मिनिमम, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। आप ये क्लिपिंग विंडो है, इसके लेफ्ट एज की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे x की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू ऑलवेज XW मिनिमम होगी। तो यहाँ पे हम लिख दें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट करेगा तो x की वैल्यू XW मिनिमम होगी। हम लोग बहुत बार इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो x की वैल्यू XW मिनिमम, और XW मिनिमम हमें पता है क्या, 2, यानी कि ये हो गया आपका x2 निकल गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें y को फाइंड करना है। तो y के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है भैया, तो फॉर्मूला यहां देखिए m इंटू XW मिनिमम, ध्यान दीजिए वहां पे XW मिनिमम माइनस क्या होगा आपका, माइनस हो जाएगा x1 प्लस क्या हो जाएगा आपका y1। चलिए यहां पे आप फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीजों को पहले जानना होगा। क्या, सबसे पहले तो m, तो स्लोप निकालना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपको किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट्स दिए हुए आप स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए तो हम उतना फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, y2 माइनस y1 डेट इज 6 माइनस 3, और x2 माइनस x1 डेट इज 5 माइनस 1, 6 माइनस 3 डेट इज 3, 5 माइनस 1 डेट इज 4, यानी कि स्लोप क्या हो गया 3/4। यहाँ पे सिंपली हम 3/4 लिख दे रहे, कहीं कोई कष्ट कहीं नहीं। चलिए XW मिनिमम हमें पता है 2, वहां पे हम लोग निकाल चुके हैं। माइनस यहां पे कॉन्सेप्ट आता है कि सर x1 और y1 लेना है, तो अगर हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल रहे हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकाले, आइदर P1 के रिस्पेक्ट में या P2 के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि आप यहाँ पे P1 के भी कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं और P2 के भी, यानी आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि V नहीं दिख रहा होगा ये, we can take either P1 coordinates or P2 coordinates, the result will be same। लिख सकते हैं आप लोग, द रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। चलिए किसी का भी लीजिए आप, कैसे हम आपको दिखा देते हैं। अभी लाइन है, दोनों पॉइंट्स तो लाइन पे ही है, तो आप इसके रिस्पेक्ट में निकालिए या उसके रिस्पेक्ट में निकालिए, आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा सर, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, P1 के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर P2 के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। तो 2 माइनस, चलिए P1 का अगर हम बात करें तो x और y क्या है 1,3, ये हो गया 1 प्लस ये हो गया आपका 3, कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया 3/4, अगर इसे आप करें तो 2 माइनस 1 डेट इज 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 ही रह जाएगा, प्लस 3, अगर आप इसे करें तो 4, 3 प्लस
और ये हो गया 4 3 जा 12 प्लस ये क्या हो गया 15 डिवाइडेड बाय 4। ओहो 15 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, हाँ सही है 15 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। ठीक है चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, उसे थोड़ा सा रिमूव करेंगे हम। ठीक है इसे भी हम इसे और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं P2 के रिस्पेक्ट में, यानी कि जब हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि हम किसके रिस्पेक्ट में निकालें, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट्स हो आइदर वो P2 डैश ही क्यों ना हो, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है तो आप उसके रिस्पेक्ट में आप P1 डैश को फाइंड आउट कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। चलिए हम इस एग्जांपल में आपको हर एक पॉइंट के साथ निकाल के दिखाएंगे, थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग। ठीक है चलिए तो यहाँ पे हमने निकाला P1 के रिस्पेक्ट में, देखा कि आंसर क्या आया 15/4 आया, यानी y की वैल्यू 15/4। अब चूंकि ये फ्रैक्शनल है तो थोड़ा सा आपको कष्ट सहना पड़ेगा, 15/4 को डिवाइड कीजिए तो लगभग ये आ जाएगा 4 या 12 3.75, तो 3.75 पे आपको कर देना है। ठीक है अब इसको P2 के रिस्पेक्ट में आप लोग अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए m की वैल्यू तो 3/4 ही रह जाएगी, ध्यान दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं हम लोग, m का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 3/4 ही रह जाएगा, इनटू एक्स डब्ल्यू मिनिमम क्या होगा 2 माइनस, अब x1 और y1 में P1 की जगह हम P2 लेंगे, डेट इज 5 और 6 लेंगे, तो यहां कर दिया हमने 5, यहां कर दिया 6, रिजल्ट रहेगा आपका सेम, ये हो गया 3/4 इंटू 2 माइनस 5 क्या हो गया -3, 2 माइनस 5 क्या होगा -3 होगा, प्लस ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका -9/4 प्लस 6, अगर आप इसे करें तो ये कितना हो जाएगा -9 प्लस 24/4, 24 में 9 गया तो बच गया 15/4, 15/4 यहाँ पे भी आपका आंसर आया और यहाँ पे भी 15/4 आया। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी लाइन जो हमारा हमें क्या करना है, अगर हमारा लाइन क्लिपिंग विंडो को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एज पे, हमें उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो दूसरा जो भी उस लाइन का हमें दूसरा जो भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है उसके रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको या तो कभी ये मालूम रहे या ये मालूम रहे, ये मालूम रहे, आप इजीली निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या मे बी ऐसा चांस हो कि एग्जाम में आपको ऐसे फिगर दे दिया जाए, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कैसे आपको फिगर दे दिया जाए, आपको इस तरह से बता दिया जाए और P2 के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए, ठीक है, और P1 का निकालने के लिए कह दिया जाए, ये आपको सारा पता हो, XW मिनिमम, XW मैक्सिमम, YW मैक्सिमम, YW मिनिमम, वहां पे आदमी चकरा जाएगा। तो चकराना बिल्कुल भी नहीं है, P1 डैश को हम P2 डैश के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, आराम से आंसर आपका 15/4 ही आएगा। कैसे आएगा इसके बाद देखेंगे। तो यहाँ तो स्पेस कहीं नहीं बचा है, तो यहाँ पे अगर आप इसे नोट कर लीजिएगा तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए, इसे थोड़ा सा नोट कीजिए, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड का समय, इसे नोट कीजिए। चलिए तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसे हम रिमूव करके यहाँ पे डायरेक्टली 15/4 लिख दें, इसे इतना दूर हम रिमूव कर देते हैं और 15/4 का आंसर क्या आएगा 3.75, तो सीधा 3.75 क्यों ना लिख दिया जाए, यहां y की वैल्यू क्या आ गई 3.75, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा निकल गया। अगर हम P1 डैश की बात करें तो P1 डैश क्या आ गया हमारा, P1 डैश क्या आया, x आया हमारा 2 और y आया 3.75, यानी यहां पे अगर x की बात करें तो x तो 2 है और y क्या है, देखिए अगर आप y में थोड़ा सा जाए स्टूडेंट तो ये लगभग 3.75 आ रहा है, हालांकि हमने हाथ से बनाया है फिर भी लगभग सही ही आ रहा है, ठीक है। चलिए ये हमारा निकल गया। अब हमें जाना है सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट पे, यानी कि हमें अब P2 डैश के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। सेम हमारे पास सारे चीजें हैं, हमें क्या करना है, फॉर्मूला में भैया पुट कर देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अच्छे से लिख के बनाएंगे, लिखेंगे कि P1 P2 intersects the left edge of clipping window at point P1 dash and after, यहाँ पे लिख देते हैं, and further P1 P2 intersects the top edge, है ना, intersects the top edge of the clipping window
विंडो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए ना। एंड फर्दर P1 P2 इंटरसेक्ट्स द टॉप एज ऑफ द क्लिपिंग विंडो एट P2 डैश। तो हमें क्या करना है, P2 डैश के पॉइंट्स को निकालना है। तो अगर P2 डैश के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो P2 डैश में यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, P2 डैश कहां पे लाई कर रहा है, टॉप एज पे, यानी कि टॉप एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्लिपिंग विंडो का जो टॉप एज होता है उस पे y की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, YW मैक्सिमम। हम लोग 1000 बार इसे पढ़ चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे देखिए, हम लोग डेरिवेट भी किए थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, कहां गया, हाँ, इंटरसेक्ट्स द टॉप एज, y का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, YW मैक्सिमम ही होगा। तो घबराने वाली कोई बात तो है नहीं। यहाँ पे सीधा हम लोग क्या लिख देंगे कि यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, YW मैक्सिमम। और YW मैक्सिमम हमें मालूम है, YW मैक्सिमम क्या है, 5, यानी y की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, हमने थोड़ा सा गलती उतार दिया था, ठीक है। ये अगर टॉप को इंटरसेक्ट करता है और बॉटम को, तो यहाँ पे 1/m होता है, ना कि m होता है। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आपको ध्यान होगा, यहाँ पे जस्ट मिस्टेक से हो गया था, 1/m, और ये भी होता है आपका 1/m, ठीक है, वही मैं सोचूं। तो यहाँ पे बताइए x कैसे निकलेगा आपका, x इक्वल्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, टॉप एज को इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1/m, YW मैक्स माइनस Y1 प्लस X1। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1/m इंटू YW मैक्स माइनस YW मैक्स माइनस Y1 प्लस X1 माइनस Y1 प्लस X1। अब कोई दिक्कत, थोड़ा सा वहां पे मिसकॉन्सेप्ट हो गया था, उस पे आपको ध्यान नहीं देना, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए, तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करें स्टूडेंट, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1/m की जगह हमारा 3/4 आया है, तो इसे 4/3 लिख देंगे, ठीक है। YW मैक्स क्या है हमारा, 5 है, माइनस Y1 और X1 हम लोग चलिए इस बार P1 का कंसीडर करते हैं, तो 3 और 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 + 1। इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 + 1, दैट इज ये हो गया 4 × 2, 8/3 + 1। और अगर इसे आप करें तो 3, 8 प्लस ये हो गया 3, यानी कि 11/3। तो अभी हम फ्रैक्शन में नहीं करते, जस्ट 11/3 रहने देते हैं, यानी कि x हमारा क्या आया, x लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 11/3। ये हमारा आ चुका है, ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। नाउ हमने अभी इसे निकाला P1 के रिस्पेक्ट में, अब चलिए P2 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो जब P2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहां से Y1 और X1 की वैल्यू को हमें चेंज करना होगा। P1 के रिस्पेक्ट में 11/3 आया है, बहुत बढ़िया। अब P2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहाँ पे X और Y की वैल्यू को चेंज करेंगे, Y1 हो जाएगा 6 और X1 हो जाएगा 5। तो चलिए, ये हो गया 6, ये हो गया 5, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। आइए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा फर्दर, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 5 - 6, 5 - 6 माने क्या, -1, तो इसे -4 कर देते हैं, +5 हो गया ये। तो ये हो जाएगा 3 - 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 × 15, 15 में 4 गया तो 11/3। यानी फिर भी अगर हम P2 के रेस्पेक्ट में निकाले, फिर भी क्या रहा है, 11/3 दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ये, बिल्कुल ये दिख रहा है आपको। तो क्या आया, 11/3 आया, हमने देख लिया। नाउ अगर कोई दूसरा पॉइंट भी गिवन हो इस लाइन पे, तो आंसर हमारा यही आएगा। जैसे हमें P1 डैश, इधर हमने P1 डैश को निकाला, लेकिन हमें पता तो है P1 डैश का कोऑर्डिनेट, तो हम P1 डैश के रिस्पेक्ट में निकाले, फिर भी y का वैल्यू 11/3 ही आएगा। तो चलिए निकाल के देख लेते हैं। अगर हम इसे निकालें तो यहाँ Y1 और X1 का वैल्यू क्या होगा, P1 डैश हमारा क्या है 2, 3.75, तो यहाँ पे y हो जाएगा 3.75 और x हो जाएगा 2, तो y1 की जगह हम लोग लिख देंगे 3.75। 3.75 नहीं लिखते, ये कितना था आपका, ये था आपका 15/4, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 15/4 और x1 यहाँ लिख दे रहे हैं 2। फर्दर इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4/3, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इंटू ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5 चौके 20 -15 + 2, कुछ इस प्रकार से। ये 4 कैंसल और ये हो गया 1/3 इंटू ये 20 - 15, 20 - 15 दैट इज 5, तो ये हो गया आपका कितना 5/3, 5/3 + 2, तो ये हो गया आपका 3 और 5 6, यानी कि 11/3। तो आपने देखा, अगर हम P2 डैश के रिस्पेक्ट में निकालें,
P2 डैश के कोऑर्डिनेट को P1 डैश के रिस्पेक्ट में निकाले, फिर भी 11/3 आया, यानी कि क्या हम यहाँ y1 और x1 की जगह वी कैन टेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आइदर P1 और P1 डैश और P2, द रिजल्ट विल बी सेम। ये आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा हम मिसकंसेप्शन 1 होता है, हमने पिछले वीडियो में इसे डिस्कस किया है, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो गया था, तो आप अगर इसे लिखे होंगे तो सुधार लेना है। चलिए, तो यहाँ पे हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। अब चलिए इसे फ्रैक्शन में जल्दी से कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आप 11/3 को करें तो कितना आएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका 3 × 9 और बच गया 2, तो 3 × 18, फिर 2, 3 × 18, फिर 2, अच्छा यानी 3.66 के लगभग में आएगा। तो हमें जो P2 डैश मिला वो क्या मिला, P2 डैश मिला हमें x का वैल्यू मिला 3.66 और y का वैल्यू मिला हमें 5। तो ये और ये हमें फाइंड आउट करना था। ये देखिए हम यहाँ पे स्टार दे रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो P2 डैश की अगर हम बात करें तो x 3.66 है, यानी P2 डैश का जो x है वो लगभग 3.66 है, और अगर आप देखें तो हाँ 3.66 है, और y तो इसका 5 है ही, यानी ये क्या हो गया 3.66, 5, और ये क्या हुआ 2,3.75। बस यही हमें निकालना था। अब हमारा सिस्टम क्या करेगा, अब हमारा सिस्टम इसे क्लिप कर देगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे क्लिप कर देगा और इसे भी क्लिप कर देगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, विजिबल होगा, ये लाइन हमारा विजिबल होगा P1 डैश से P2 डैश तक, यानी कि यहां पे P1 से P1 डैश और P2 डैश से P2, ये क्या होगा आपका क्लिप्ड हो जाएगा, क्लिप्ड। और विजिबल क्या होगा आपका P1 डैश से P2 डैश तक आपका विजिबल होगा, है ना। P1 डैश से P2 डैश तक ये आपका विजिबल होगा। तो ये था स्टूडेंट आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल, और थोड़ा ज्यादा ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, तो आपको इतना ज्यादा समय एग्जाम में लगेगा नहीं। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, फटाक से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा 5 मिनट में, और सीधा ये आपसे पूछा जाता है 6 मार्क्स में, एकदम 6 मार्क्स में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे आपको करके ही जाना है एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे आपका स्टूडेंट कोहेन-सुदरलैंड का लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथ्म खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें लाइन में क्या देखना है, अब हमें लाइन में देखना है मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। उसमें कोहेन-सुदरलैंड में जो थोड़ा फ्रैक्शनल आ रहा है वो थोड़ा सा ठीक हो गया था, लेकिन हाँ कह सकते हैं ठीक हो गया था। वहां पे देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे रहा हूं। वहां पे होता क्या है कि जैसे ये अगर हमारा कोई क्लिपिंग विंडो है और ये कोई लाइन है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए ना आप लोग, ये P1 है और P2 है, तो इसके मिड पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, फिर इस दोनों के मिड पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, और फिर इस दोनों के मिड पॉइंट को, तो ये फाइनली हमें मिल गया। फिर इस दोनों के मिड पॉइंट को और इस दोनों के मिड पॉइंट को, तो ये फाइनली मिल गया। ये इतने को क्लिप कर देते हैं, इतने को क्लिप कर देते हैं, और ये हम रहने देते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, समझेंगे अगले वीडियो में। इस प्रकार से हम लोग कुछ क्या करते हैं, मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। आपके सिलेबस में दिया हुआ है मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम, तो पहले हम लोग मिड पॉइंट सब डिवीजन को देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग पॉलीगॉन की ओर मूव करेंगे। पॉलीगॉन क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, किस प्रकार से इनसाइड आउटसाइड टेस्ट किया जाता है पॉलीगॉन को, देन हम लोग सुदरलैंड हॉर्टमैन को डिस्कस करेंगे। तो पॉलीगॉन में काफी सारी चीजें हमें पढ़नी है, तो इसे आप लोग अब नोट कर लीजिए स्टूडेंट। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, जहां पे मिड पॉइंट सब डिवीजन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।